नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सनसेट टीवी पर। मैं हूं आपके साथ दीक्षा कोहली। अगले आधे घंटे में होंगी देश दुनिया की हर जरूरी खबर, राज्यों की सुर्खियों और मौसम के हाल पर भी डालेंगे विस्तार से नजर। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान, 12 नवंबर को होगा मतदान। 8 दिसंबर को नतीजों का ऐलान। राज्य में आचार संहिता लागू। ज्ञानवापी में मिले कथित शिवलिंग की नहीं होगी कार्बन डेटिंग। अदालत ने हिंदू पक्ष की याचिका को किया खारिज। हिंदू पक्ष का सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला। थोक महंगाई के मोर्चे पर राहत, WPI मुद्रास्फीति में लगातार चौथे महीने गिरावट। सितंबर में थोक मुद्रास्फीति घटकर 10.7% पर, 18 माह का निचला स्तर। ब्रिटेन में आर्थिक घोषणा से पहले बड़ी उथल पुथल। पूर्व कैबिनेट मंत्री जेरेमी हंट होंगे नए वित्त मंत्री। वित्त मंत्री के पद से बर्खास्त क्वासी क्वारतेंग। और निशानेबाज रुद्राक्ष पाटिल ने रचा इतिहास। काहिरा में ISSF चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में जीता स्वर्ण। ओलंपिक कोटा किया पक्का। और अब नजर डालते हैं कुछ अन्य मुख्य समाचारों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम में वर्चुअली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि असम भारत के एक्ट ईस्ट पॉलिसी का केंद्र बिंदु है। असम का विकास पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विकास का इंजन हो सकता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज गुजरात के अहमदाबाद के साबरमती गांधी आश्रम गए, जहां उन्होंने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन के साथ ही समाज के उत्थान की सभी प्रमुख गतिविधियों का संचालन इसी आश्रम से किया था। पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों के बीच विवादास्पद सतलुज यमुना लिंक नहर को लेकर हुई बैठक में किसी समझौते पर नहीं पहुंच सके। SYL नहर को लेकर पंजाब और हरियाणा के बीच कई दशकों से विवाद बना हुआ है। INS अरिहंत से आज सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया। मिसाइल ने बंगाल की खाड़ी में लक्ष्य क्षेत्र को उच्च सटीकता के साथ हिट किया। सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर प्रतिबंध से संबंधित एक याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा है कि दिवाली नजदीक है और लोगों ने पटाखों के कारोबार में पैसा लगाया होगा। सुप्रीम कोर्ट 6 दिसंबर को इस बात की समीक्षा करेगा कि चुनावी बॉन्ड योजना के जरिए राजनीतिक दलों को निधि प्राप्त करने की अनुमति देने वाले कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं की वृहद पीठ द्वारा सुनवाई की जानी चाहिए या नहीं। पंजाब के अमृतसर में सीमा सुरक्षा बल ने एक ड्रोन को मार गिराया। ये ड्रोन पाकिस्तान से भारतीय क्षेत्र में घुसा था। इलाके में फिलहाल तलाश अभियान चलाया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया में लूट के इरादे से एक हमलावर ने 28 वर्षीय एक भारतीय छात्र पर चाकू से कई वार कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। ऑस्ट्रेलिया में विक्टोरिया, न्यू साउथ वेल्स और तस्मानिया प्रांतों में वर्षा के कारण बाढ़ में फंसे लोगों को निकाला जा रहा है। देश के कई हिस्सों में 24 घंटे के भीतर इस महीने औसत से 3 गुना अधिक बारिश हुई है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने महिलाओं और लड़कियों के सशक्तिकरण और क्रिकेट के जरिए लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए यूनिसेफ के साथ गठजोड़ किया है। यह भागीदारी ऑस्ट्रेलिया में होने वाले आगामी T20 विश्व कप से शुरू होगी। और अब खबरें विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इस पहाड़ी राज्य में एक ही चरण में 12 नवंबर को मतदान होगा। इस घोषणा के साथ ही हिमाचल में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने एक संवाददाता सम्मेलन में हिमाचल में चुनाव की तारीखों की घोषणा की। 8 दिसंबर को मतगणना की जाएगी। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की कुल 68 सीटें हैं। निर्वाचन आयोग स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और प्रलोभन मुक्त चुनाव कराने को प्रतिबद्ध है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल 8 जनवरी को समाप्त होगा।
The Gazette notification would be 17th October. The election would be in one phase. Last date for nomination would be 25th October, that is Tuesday. Date for scrutiny would be 27th. Last date for withdrawal would be 29th. And date of poll 12th November. And date of counting 8th December. And the entire process is completed by 10th of December. हिमाचल में 55 लाख से अधिक मतदाता हैं। इनमें से 1,86,000 से अधिक मतदाता ऐसे हैं जो पहली बार मतदान करेंगे। वहीं 100 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं की संख्या 1,184 है, जबकि 80 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं की संख्या 1,22,000 के करीब है। जरूरत होने पर बुजुर्ग मतदाताओं के लिए घर पर मतदान की सुविधा होगी। That 80 plus age voters, PWDs and COVID infected voters, we would provide a form 12D, and if they are willing, if they want to come to the polling station, every effort would be made to make it very, very comfortable there, and we encourage it. But in case somebody is ill and is not able to come, the commission would go to their house and get the vote conducted. ज्ञानवापी मस्जिद से मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की अनुमति देने की अनुरोध करने वाली याचिका को वाराणसी की जिला अदालत ने खारिज कर दिया है। जिला अदालत ने शिवलिंग को सुरक्षित रखने और उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करने से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हवाला दिया। कोर्ट ने वैज्ञानिक जांच और कार्बन डेटिंग की मांग करने वाली हिंदू याचिकाकर्ताओं की याचिका को खारिज कर दिया है। हिंदू पक्ष और मस्जिद समिति की दलीलें पूरी होने के बाद जिला अदालत ने 14 अक्टूबर तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया था। मस्जिद समिति ने कार्बन डेटिंग की मांग का विरोध किया था। 5 हिंदू पक्षों में से 4 ने कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग की थी, जो कि वजूखाना के पास मस्जिद परिसर से अदालत अनिवार्य वीडियोग्राफी सर्वेक्षण के दौरान मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने 20 मई के ऑर्डर में स्पष्ट रूप से कहा था कि ट्रायल कोर्ट पूरा ट्रायल और सारी एप्लीकेशन डिसाइड कर सकता है। इस मांग को लेके हम सुप्रीम कोर्ट भी गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने उस समय भी कहा था कि आप इस मांग को लेके वापस ट्रायल कोर्ट जाइए और ट्रायल कोर्ट में कहिए। इसीलिए हमने ट्रायल कोर्ट में मांग रखी थी। अब ट्रायल कोर्ट कहता है कि हम इसको नहीं कर सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सील कर रखा है, तो इस मांग को हम लेकर दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने अब रद्द की जा चुकी दिल्ली आबकारी नीति को लेकर धन शोधन संबंधी जांच के तहत दिल्ली में कम से कम 25 स्थानों पर छापे मारे हैं। जिन परिसरों की तलाशी ली गई है वे शराब के व्यापार और वितरण से जुड़े निजी प्रतिष्ठान हैं। संघीय एजेंसी इस मामले में अब तक कई स्थानों पर छापे मार चुकी है। उससे शराब कारोबारी और शराब बनाने वाली कंपनी इंडो स्पिरिट के प्रबंध निदेशक समीर महेंद्रू को इस मामले में पिछले महीने गिरफ्तार किया था। धन शोधन का यह मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की इस मामले में दर्ज उस प्राथमिकी से संबंधित है जिसमें दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और अन्य को आरोपी बनाया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक परिसर में मां भारती के सपूत वेबसाइट लॉन्च की, जिसके माध्यम से नागरिक सशस्त्र बल सहर्ष हताहत कल्याण कोष में दान दे सकेंगे। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैन्य कर्मियों के परिजनों और आश्रितों को अनुग्रह राशि भी प्रदान की। रक्षा मंत्री ने कहा कि आजादी की विरासत को संभालने में सेना की अहम भूमिका है। सीमा पार आतंकवादी गतिविधियों का सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। शहीद सैनिकों के परिवार का सहयोग करना सभी का दायित्व है। हमारे देश की संस्कृति सदा से सामुदायिक संस्कृति रही है। यह फंड तीनों सेनाओं का एक कोष है जिसका इस्तेमाल संघर्ष के दौरान हताहत सैन्य कर्मियों के परिजनों और आश्रितों को अनुग्रह राशि के रूप में तत्काल आर्थिक सहायता देने के लिए किया जाता है। या हमारे उद्योग, व्यापार सभी के लिए सुरक्षा यह पहली जरूरत होती है। और जब हम यह मानते हैं कि किसी भी समाज की सुरक्षा सर्वोपरि है, तो स्पष्ट तौर पर यह कहा जा सकता है कि सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले वीर सैनिकों और उनके परिवार के कल्याण के प्रति समाज के सभी वर्गों की अहम जिम्मेदारी है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि डिजिटलीकरण के मामले में विशेषकर भुगतान को लेकर आज भारत ने वैश्विक मानक स्थापित किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था अच्छा प्रदर्शन कर रही है तो इसकी वजह आत्मविश्वास है। वॉशिंगटन में जॉन हॉपकिंस स्कूल ऑफ एडवांस इंटरनेशनल स्टडीज में छात्रों को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि डिजिटलीकरण से देश को कोविड-19 और इसके आर्थिक दुष्प्रभावों के खिलाफ लड़ाई में तो मदद मिली ही है, साथ ही आत्मविश्वास भी बढ़ा है कि भारत की वृद्धि की कहानी अभी और आगे चलने वाली है। उन्होंने कहा कि डिजिटल अर्थव्यवस्था, इसकी प्रणाली और मंचों को लेकर भारत ने वास्तव में मानक स्थापित किए हैं। All over the country, a small, medium, actually a carpet of MSMEs, but who couldn't be strung together. So a public good in the name of ONDC was created. It's an open network for digital commerce. People can get onto it and trade, buy, sell, and therefore bring that advantage. गुजरात दौरे के तीसरे दिन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज गांधीनगर में उच्च शिक्षा में उत्कृष्टता पर हुए एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। कार्यक्रम का आयोजन गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी गांधीनगर में किया गया था। इस मौके पर उन्होंने कानून और पर्यावरण के क्षेत्र में विभिन्न स्टार्टअप और उद्यमियों को सम्मानित किया। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जिक्र करते हुए उपराष्ट्रपति ने इसे शिक्षा के क्षेत्र में गेम चेंजर करार दिया। कार्यक्रम में गुजरात के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। उपराष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा में निवेश न सिर्फ वर्तमान में सुधार करता है बल्कि इससे भविष्य में भी सुधार आता है। Massive effort had gone into it. All stakeholders were involved. And we had evolution after decades of a policy that meets our requirements. It will be a game changer. It has been adopted by most states. I am sure it is a matter of time when the entire country will adopt new education policy. It is not a partisan policy. It is not a government policy. It's a national education policy. कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात में विभिन्न शैक्षिक परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड मैनेजमेंट IITRAM अहमदाबाद में ड्रोन प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता केंद्र का भी वर्चुअल तरीके से शुभारंभ किया। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने रवांडा के किगाली में आयोजित अंतर संसदीय संघ IPU के 145वें सम्मेलन में कहा कि भारत 1949 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार देने वाले कुछ देशों में से एक था। अधिक लचीला और शांतिपूर्ण विश्व के लिए परिवर्तन के वाहक के रूप में लैंगिक समानता और संवेदनशील संसद विषय पर आम बहस के दौरान उन्होंने कहा कि भारत में स्वतंत्रता के तुरंत बाद लैंगिक समानता को संवैधानिक गारंटी बना दिया गया। उन्होंने कहा कि हमने स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने का कानून पारित किया है। Indian Parliament has all along been quite sensitive for ensuring gender balance in leadership positions. Currently, we have 114 women members of Parliament and around 316 state legislative assemblies. Our Parliament has passed a law for reserving 33% of seats for women in the elected bodies at the grassroots level. और आज की खबर में फिलहाल समय एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद समाचार राज्यवार और साथ ही नजर डालेंगे अंतर्राष्ट्रीय समाचारों पर भी। आप बने रहिए संसद टीवी के साथ। India's External Affairs Minister, Dr. S. Jaishankar, has just completed a visit to Australia, where he attended the annual Foreign Ministers Framework Dialogue, the central mechanism for advancing the bilateral agenda. Dr. Jaishankar's visit was incredibly important to continuing to build trust and confidence in the Australia-India relationship, but especially since the election. In the case of India and Australia, there's both a commonality of interests, but also values, but also multiculturalism.
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की खबर। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं राज्यों से जुड़ी हुई खबरों की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम की अपनी 2 दिवसीय यात्रा के आखिरी दिन गुवाहाटी में नीलांचल पर्वत स्थित 51 शक्तिपीठों में से एक प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री कल दिल्ली में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में अगले 25 वर्षों के लिए लक्ष्य तय किए जाएंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में पार्टी महासचिवों के साथ बैठक की। इस मौके पर उन्होंने उपस्थित सदस्यों का मार्गदर्शन किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा आज आंध्र प्रदेश में प्रवेश कर गई। कर्नाटक में पदयात्रा के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और कई नेता मौजूद रहे। केंद्र सरकार ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की सुरक्षा बढ़ाकर Z+ श्रेणी में कर दी है। इससे पहले उन्होंने Z श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनकी सरकार ने 1100 घाटों पर छठ पूजा के लिए बड़ी तैयारियां की हैं और इस त्योहार के लिए 25 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आयकर विभाग और ईडी ने जेडीयू अध्यक्ष लल्लन सिंह के करीबी ठेकेदार गब्बू सिंह के ठिकानों पर छापा मारा। ये छापेमारी पटना के अलावा नोएडा और झारखंड में उनके अलग अलग ठिकानों पर डाली गई। हरियाणा के सुनारिया जेल में कारावास की सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह की 40 दिन की पेरोल अर्जी स्वीकार कर ली गई है। सेना ने जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में इस सप्ताह का मुठभेड़ के दौरान गोलीबारी में जान गंवाने वाले अपने श्वान योद्धा जूम को श्रद्धांजलि दी। उत्तर प्रदेश में 3 से 4 दिनों तक झमाझम बारिश के बाद लोगों को बारिश से राहत मिल गई है। बारिश खत्म होने के बाद कई जिलों में कोहरे और धुंध की शुरुआत हो गई है। हालांकि कई इलाके अभी भी जलमग्न हैं। गोरखपुर में बारिश बंद होने के बाद भी हालात जस के तस बने हुए हैं। नदियों में जलस्तर बढ़ा हुआ है, साथ ही कई निचले इलाके अभी भी जलमग्न हैं, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाढ़ के हालात पर नजर बनाए हुए हैं। आज उन्होंने गोरखपुर और महाराजगंज जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। साथ ही पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर राहत सामग्री का वितरण किया। अक्टूबर की शुरुआत में गेहूं का सरकारी भंडारण बफर मानक से 11% अधिक होकर 227.46 लाख टन पर पहुंच गया। खाद्य मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। वहीं धान का भंडार 1 अक्टूबर तक 283.9 लाख टन हो गया, जो बफर भंडारण के निर्धारित मानक के 2 गुने से भी अधिक है। गेहूं की सरकारी खरीद में गिरावट आने से सरकार ने इस खाद्यान्न के निर्यात पर रोक लगा दी है। घरेलू स्तर पर गेहूं की उपलब्धता बनाए रखने और बढ़ती कीमत पर काबू पाने के लिए सरकार ने निर्यात पर रोक लगाने का फैसला लिया था। गेहूं की नई फसल के लिए बुआई की शुरुआत होने वाली है। तय मानकों के मुताबिक सरकार को अपने बफर भंडार में 205.2 लाख टन गेहूं और 102.5 लाख टन धान का स्टॉक 1 अक्टूबर तक रखना होता है। विनिर्मित उत्पादों की कीमतों में नरमी, खाद्य वस्तुओं और ईंधन के दाम में कमी आने से थोक कीमतों पर आधारित मुद्रास्फीति सितंबर में लगातार चौथे महीने घटकर 10.7% पर आ गई। WPI पर आधारित मुद्रास्फीति इससे पिछले महीने अगस्त में 12.41% थी। यह पिछले साल सितंबर में 11.80% थी। WPI इस वर्ष मई में 15.88% के रिकॉर्ड ऊंचे स्तर पर पहुंच गई थी। WPI मुद्रास्फीति में लगातार चौथे महीने गिरावट का रुख देखने को मिला है। सितंबर 2022 में लगातार 18वें महीने ये दहाई अंकों में रही। सितंबर में खाद्य वस्तुओं की मुद्रास्फीति घटकर 11.03% हो गई, जो अगस्त में 12.37% पर पहुंच गई थी।
विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए चर्चा कर रहे हैं और इस चर्चा को कारोबार मंत्रियों पर छोड़ देना चाहिए। बता दें कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि जैसा हमने पहले कहा है कि मुक्त व्यापार समझौते को जल्द से जल्द पूरा करने में दोनों पक्ष दिलचस्पी रखते हैं। इस विषय में वार्ता जारी है। उन्होंने कहा कि यह कारोबार वार्ता है और अच्छा होगा कि इस विषय को दोनों देशों के कारोबार मंत्रियों पर छोड़ दिया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारतीय छात्रों की पढ़ाई पूरी करने के लिए चीन वापसी की प्रक्रिया शुरू हो गई है। चाइना में जो वीजाज का जो प्रक्रिया थी, कुछ वीजाज में चेंज हुआ था, पर हमारा फोकस था कि ये स्टूडेंट जा पाए चाइना, जो इतने दिनों के लिए उनको दिक्कत आ रही थी। इस बारे में हमें बताया गया था कि कुछ छात्रों को उन्होंने आइडेंटिफाई किया है और कुछ प्रोसेस था, वो कंप्लीट करने के बाद उनकी यूनिवर्सिटी के साथ कांटेक्ट में रहें और उनको वीजा के बारे में बताया जाएगा। लग रहा है कि कुछ स्टूडेंट्स अभी जाना शुरू हो गए हैं, कुछ स्टूडेंट्स, पर अभी काफ़ी और रुके हुए हैं, तो हम इस पे नज़र बनाए रखेंगे और देखेंगे कैसे हम इसकी हेल्प कर सकते हैं, स्टूडेंट्स जा पाए। और अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने पूर्व कैबिनेट मंत्री जेरेमी हंट को नया वित्त मंत्री बनाने की घोषणा की है। इससे पहले उन्होंने वित्त मंत्री क्वासी क्वारतेंग को पद से बर्खास्त कर दिया था। पिछले महीने के अंत में कर कटौती के प्रस्ताव वाली मिनी बजट के कारण अर्थव्यवस्था में आए उठापटक को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। क्वारतेंग का कार्यकाल महज 38 दिन का रहा। उनके कार्यकाल में कर में कटौती की घोषणा की गई, जिससे पौंड की विनिमय दर में भारी गिरावट आई। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने कंपनी कर में कटौती और आर्थिक योजना के महत्वपूर्ण हिस्से को रद्द करने की घोषणा टाली। युवा निशानेबाज रुद्राक्ष पाटिल ने काहिरा में ISSF विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर पेरिस ओलंपिक का कोटा हासिल किया है। 18 साल के रुद्राक्ष ने स्वर्ण पदक मैच में पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए इटली के दानिलो डेनिस सोलाजो को 17-13 से हराया। वो विश्व चैंपियनशिप के 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में महान अभिनव बिंद्रा के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाले केवल दूसरे भारतीय निशानेबाज बन गए हैं। वो 2024 ओलंपिक कोटा हासिल करने वाले दूसरे भारतीय निशानेबाज हैं। वायुसेना के 90वें स्थापना दिवस पर उत्तर प्रदेश के बरेली में वायुसेना ने अपने दमखम का प्रदर्शन किया। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं इसी की तस्वीरों के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।